वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं और कौन से फैक्टर उसकी डायरेक्शन को गवर्न करते हैं हम लोगों ने कवर किया था। तो आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स के 10 पैरामीटर्स है उसका जो फर्स्ट पैरामीटर है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कवर स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स से तो जो हमारे पास सबसे पहला थर्मोडायनेमिक पैरामीटर आता है वो आता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारे पास 4 लॉज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जनरली ये जो हमने एस्टैब्लिश किए हैं ये किसके बेस पे किए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस, कि जो हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं उनके बेस के ऊपर हमने ये 4 लॉज एस्टैब्लिश या बनाए। तो जो सबसे पहले जीरो और फर्स्ट लॉ को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट पार्ट में, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं क्या बोलता है। फर्स्ट जीरो का बोलता है इट एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ टेंपरेचर इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ये बताता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, कोई भी एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, इसका मतलब है कि एक सिस्टम है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का मीनिंग हो गया बच्चे कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहे, उसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम या टेंपरेचर में कोई भी टाइम के साथ कोई चेंज ना हो। तो कह रहा है उसके अंदर अगर एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा? टेंपरेचर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और जनरली जो टेंपरेचर ये एक स्टेट फंक्शन है, दिस इज ए स्टेट फंक्शन। और ये जो टेंपरेचर है ये अननोन था इन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। तो ये स्टेट फंक्शन कह रहा है कि एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम अगर है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा? टेंपरेचर होगा ही होगा। तो अब इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में क्या किया कि जो हम टेंपरेचर मेजर करते हैं अपना, अगर हमें फीवर हो जाता है तो हम क्या करते हैं? टेंपरेचर मेजर करते हैं। तो थर्मामीटर इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिससे हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं टेंपरेचर ऑफ द बॉडी। ये किसके ऊपर? जीरो लॉ के ऊपर हमारे पास डिपेंड करता है। क्या हुआ? देखो जीरो लॉ क्या बोला कि हमारे पास एक गैस टैंक था, इसका कुछ एक टेंपरेचर था, हमने मेजर किया थर्मामीटर पे से इसने बोला कि वो 70 डिग्री सेल्सियस आ गया या 70 डिग्री सेल्सियस आ गया। टैंक का जो टेंपरेचर था हमने थर्मामीटर को इसके साथ कांटेक्ट में लाए, तो जो इसका टेंपरेचर था वो हमारे पास थर्मामीटर में एक रीडिंग मिली, हमें क्या मिला? 70 डिग्री सेल्सियस या 35, इस तरीके से हमने 70 डिग्री बोली। फिर हमने थर्मामीटर को ह्यूमन के कांटेक्ट में लाया, किसी भी ह्यूमन बॉडी के, तो अगर जब हमने देखा कि अगर ये कांटेक्ट में आया इसकी भी रीडिंग कितनी है? 70 डिग्री सेल्सियस। तो ये बोलता है कि अब हमने ये जो गैस टैंक और ह्यूमन तो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाए, हम लोगों ने थर्ड बॉडी लाया था, वो क्या था? थर्मामीटर। इसके साथ भी सेम वैल्यू दिखा रहा था, इसके साथ भी सेम। तो ये बोल रहा है कि अब जो ये गैस टैंक और ये ह्यूमन है ये भी किसमें होंगे? ये हमारे पास ये इन दोनों में क्या होगा? ये एक आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे और कौन सा टेंपरेचर इन दोनों का क्या रहेगा? सेम। ये जीरो लॉ यही बोलता है कि अगर हमारे पास अगर ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी है और ये क्या है? सी। अगर ए और सी इक्विलिब्रियम में थे, और कौन से इक्विलिब्रियम में रहेगा बच्चे? ये टेंपरेचर के रिस्पेक्ट में रहेगा कि अगर इन दोनों का टेंपरेचर सेम है, ऐसे बी और सी का सेम है, तो हमारे पास ए और बी का भी टेंपरेचर क्या रहेगा? सेम है। ये था यहाँ पर हमारे पास जीरो लॉ। फिर हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इट टेल्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम जो डेफिनेशन बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर। कह रहा है कि ऑलवेज फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है कि कैसा भी प्रोसेस उसमें एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फॉलिंग बुक, अगर कोई बुक फॉलिंग बुक है तो उसमें भी एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर हमने बॉइलिंग वाटर बोल दिया उसमें भी एनर्जी कंजर्व रहेगी हमारे पास। अगर मैं बोला कि क्लाइंबिंग ए हिल एक्सेट्रा, कुछ भी हम बोले ऐसा, तो कह रहा हूं सभी में क्या रहेगी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये बताता है कि फर्स्ट लॉ से हमें पता चलता है कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? ये एस्टैब्लिश, जैसे जीरो लॉ बोलता है कि टेंपरेचर एग्जिस्ट करेगा, ये फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। तो क्वेश्चन है जो व्हाई फर्स्ट लॉ इज नॉट एनफ, कि हमारे पास सेकंड लॉ भी आया, उसके बाद थर्ड लॉ भी आया, तो फर्स्ट लॉ इनफ क्यों नहीं था? तो ये बताता है कि जनरली जो फर्स्ट लॉ है ये बताता कि एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, लेकिन ये नहीं बता कि वेदर कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो फिजिबल है या नहीं। ये भी नहीं बताता कि कोई रिएक्शन होगी तो किस डायरेक्शन में होगी। तो क्या हुआ? हमें नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हमें कुछ ऐसा फिनोमेना भी मिला, हमारे पास ऐसे मैकेनिकल ऑपरेशंस हमें देखने को मिले जिसके अंदर क्या था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो था, जो इसको फर्स्ट लॉ को वायलेट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्या थे? हम उनको क्या करें? ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे।
इसने बोला था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, तो एनर्जी तो कंजर्व यहाँ पर भी थी, इन मैकेनिकल ऑपरेशंस में भी थी, लेकिन ये हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहे थे, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सेकंड लॉ की जरूरत है। तो क्या एग्जांपल थे? तो फर्स्ट लिखा है कि बुक और बॉल फ्लाइंग बैक इन एयर, कि भाई बुक और जो ऐसे बुक या बॉल है ऊपर से नीचे गिर सकती है, लेकिन वो नीचे से ऊपर नहीं जा सकती। ऐसा क्यों हुआ? जैसे हमने कोई बुक थी हमारे पास किसी हाइट पे, हमने किसी टेबल पे गिराए, तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी। हीट का मतलब क्या है, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, बुक का भी और टेबल का भी, और वो क्या हो जाएगी, एनर्जी डिस्पर्स हो जाएगी। अब क्या हुआ, तो कह रहे कि जब ये वापस क्यों नहीं जा सकती, अगर ये फ्लाइंग बैक करे तो भी इसके अंदर एनर्जी कंजर्व हो सकती है। क्या? एज देयर इज नो रीजन why placing a pre-warm book on warm table top should not be able to propel back the, कह रहे कि जैसे ही जब बुक फॉल हुआ था उसने टेम्परेचर राइज किया था, अगर हम पहले ही टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करके रखते बुक का और टेबल का, तो वो वापस से प्रोपेल नहीं हो सकती। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल, कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे होने के चांस बहुत ज्यादा कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम। इसका रीजन क्या था? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी थी बुक की, वो क्या होगी, डिस्पर्स हो गई थी, and dispersed thermal energy cannot get concentrated into organized kinetic energy of a macroscopic object। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्या हुआ हमारे पास, कि जो काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे ही बुक स्ट्राइक किया, हमारा टेम्परेचर राइज हो, तो हमारे पास थर्मल एनर्जी वो क्या होगी, डिस्पर्स हो गई, और वो जो डिस्पर्स हुई, जो थर्मल एनर्जी हमारी डिस्पर्स होगी, वो वापस से कंसंट्रेटेड नहीं हो सकती, नहीं कंसंट्रेटेड बैक एक पॉइंट पे वापस से इकट्ठी नहीं हो सकती है इनटू ऑर्गेनाइज्ड काइनेटिक एनर्जी किसी भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में, कि वो डिस्ट्रीब्यूट तो अलग-अलग होने की ज्यादा चांस है, लेकिन एक जगह पे वो इकट्ठी हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए किसी भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम, इसलिए वापस से प्रोपेल नहीं हो सकती। ऐसा ही सेकंड एक रीजन है कि अगर हमने बोला कि हमारे पास लाइक एक हाफ साइड में कंटेनर था, यहाँ पे हमने वाल्व लगा दिए, या एक साइड गैस मॉलिक्यूल है, अगर हम इसको ओपन कर दें तो इसके चांस कि सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल दूसरी साइड चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इसमें भी कुछ ना कुछ डिस्पर्स हो जाएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, एक्सपेंशन हो जाएगा, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे और दूसरी साइड भी। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे दूसरी साइड चले जाएंगे, सारे के सारे डिसाइड कर ले कि दूसरे हाफ में चले जाएं, तो ऐसा भी भाई इसमें तो क्या हुआ, इट डज नॉट इन्वॉल्व फर्स्ट लॉ एट ऑल, इसके अंदर तो फर्स्ट लॉ की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन हमें फिर भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता है। हमें कैसा ऑब्जर्व होता है, हमें अगर हम बॉल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल दिखाई देंगे और यहाँ पर, तो ये भी पॉसिबल क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल। प्रोबेबल इसलिए नहीं है क्योंकि थर्मल एनर्जी गेट कंसंट्रेटेड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम, कह रहा कि अगर यहां से जब वो दूसरी रीजन में चला गया तो जो इसके पास अवेलेबल थर्मल एनर्जी थी वो कंसंट्रेटेड हो जाएगी किसमें, स्मॉलर वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम अभी तो अगर इसके टोटल के रिस्पेक्ट में तो वॉल्यूम तो कम ही है, तो कह रहा कि इतना ही वॉल्यूम यहां पे था, इतना ही वॉल्यूम वहां पे था, अगर ये टोटल में हो जाती तो यहाँ पे ज्यादा डिस्पर्स या स्प्रेड होता थर्मल एनर्जी का, लेकिन यहाँ पर क्या है, कम है और कंसंट्रेटेड है स्मॉलर वॉल्यूम। तो अगर ऐसा जब एनर्जी का हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में पढ़ा कि कब होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कौन सी रिएक्शन होना फेवर करती है, कि ऑलवेज रिएक्शन फेवर करेगी कि उसका जो स्प्रेड है वो या शेयरिंग ऑफ एनर्जी वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पर वो मैक्सिमम स्प्रेड या शेयरिंग ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, तो ये इसलिए क्या है, नॉट प्रोबेबल। क्या हुआ, अगर हम दोनों रीजंस का देखें तो क्या बोला कि these both are against spontaneous process definition, क्योंकि इसके अंदर भी इस प्रोसेस में और ये दोनों प्रोसेस क्या है, अगेंस्ट है किसके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन के, बिकॉज इन बोथ एनर्जी बिकम्स लेस स्प्रेड आउट लेस डाइल्यूटेड। स्पॉन्टेनियस में क्या होता था, मोर स्प्रेड आउट मोर डाइल्यूटेड, कि एनर्जी ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा के माइक्रोस्टेट के बीच में क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। तो इसके अंदर भी क्या हुआ बच्चे, कि सारी की सारी जो एनर्जी स्प्रेड है माइक्रोस्टेट में वो इकट्ठी हो गई एक जगह, यानी कि वो लेस कंसंट्रेटेड हो गई, पहले क्या था, सॉरी मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगी यहाँ पर, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, एक इकट्ठी हो जाएगी। ऐसे इसके अंदर भी क्या था, सेम एनर्जी क्या है, डाइल्यूट नहीं हो रही है, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास स्प्रेड नहीं हो रही, वो एक स्मॉलर रीजन में आ गई, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन के अगेंस्ट है, इसलिए ये दोनों प्रोसेस हमें ऑब्जर्व नहीं होते। तो इसलिए हमें क्या पढ़ा, हमें जो पड़ी वी नीड ए अनदर लॉ, जिसको हमने बोला सेकंड लॉ।
सेकेंड लॉ क्या बताता है, ये हमें डायरेक्शंस बताता है कि अगर कोई रिएक्शन फिजिबल है, अगर वो हो रही है तो किस डायरेक्शन में होगी, या कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है कि रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी। तो इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, काफी ज्यादा डेफिनेशंस अलग अलग रिस्पेक्ट में। तो जो हम बेस्ट डेफिनेशन देखते हैं हमारे पास, वो क्या बोलता है, ये बताता है कि द एक्सटेंट टू व्हिच ए नेचुरल प्रोसेस कैन अकर इज लिमिटेड बाय द डायल्यूशन ऑफ थर्मल एनर्जी। क्या बोल रहा है कि जो किस एक्सटेंट तक एक नेचुरल प्रोसेस या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करता है डायल्यूशन ऑफ थर्मल एनर्जी, कि कितनी थर्मल एनर्जी का क्या हुआ डायल्यूशन। इसका मतलब है कि कितनी थर्मल एनर्जी स्प्रेड हो जाएगी इन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स है उनके अंदर। तो जितनी ज्यादा हमारा एनर्जी का स्प्रेड होगा, जितना एनर्जी का स्प्रेड होगा उसी को बोलते हैं डायल्यूशन ऑफ थर्मल एनर्जी। तो जितना ज्यादा डायल्यूशन होगा उतनी ही एक्सटेंट तक रिएक्शन प्रोसीड करेगी, और जितना डायल्यूशन ऑफ थर्मल एनर्जी को ही हम बोलते हैं इंक्रीज इन एंट्रोपी। ये वर्ड यहाँ पे आ गया, ये जो एंट्रोपी वर्ड है ये हम सेकेंड लॉ में यूज करते हैं, और इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से आता है, ये एंट्रोपी का जो हमें एक इक्वेशन मिलती है वो हमें मिलती है कार्नोट साइकिल से, वो भी सेकेंड लॉ में हम करेंगे आगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमने एंट्रोपी किसको बोला हुआ है, डायल्यूशन ऑफ थर्मल एनर्जी को, कि जब थर्मल एनर्जी का डायल्यूशन होगा हम उस टाइम बोलेंगे कि वहां पे इंक्रीज इन एंट्रोपी हो गया। फिर क्या बोला, दैट accompany, तो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा होगा उस एक्सटेंट तक हमारे पास रिएक्शन चली जाएगी। और क्या बोल रहा है कि once the change has occurred it can never be undone without spreading even more energy around। क्या बोला कि रिएक्शन हो गई हमारे पास, ए से बी में चला गया, तो कह रहा है कि ए से बी में गया, मेरे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला गया, यहां पर क्या हो गया, पहले मोर हम बोल सकते हैं कि डायल्यूशन हो गया, डायल्यूशन ऑफ थर्मल एनर्जी, डायल्यूशन ऑफ थर्मल एनर्जी, कि हमारे पास डायल्यूशन हो गया, यहाँ पे हमारी इंक्रीज इन एंट्रोपी भी हो गया। अगर ये हो गया तो एंट्रोपी में क्या आएगा, इंक्रीज होगा। अब कह रहा है कि रिएक्शन वापस जा सकती है, एक ही कंडीशन पे जा सकती है कि जब इसका इससे भी ज्यादा क्या हो जाए, डायल्यूशन हो जाए, यानी कि जितना भी हो गया, अगर हमने बोला 50 टाइम्स हो गया तो यहाँ पे 50 से ज्यादा डायल्यूशन हो जाए और उसकी एंट्रोपी और ज्यादा हो जाए बी के रिस्पेक्ट में, तब ये रिएक्शन बैक जा सकते हैं, अदरवाइज बैक नहीं जाएगी। तो हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ वर्ल्ड ऑलवेज इंक्रीजेस नेवर डिक्रीज, क्योंकि वहां पे एनर्जी को हमने क्या बोला, वर्ल्ड ऑलवेज इंक्रीज, ये बोला क्योंकि एनर्जी स्प्रेड हो रही है ज्यादा से ज्यादा माइक्रोस्टेट में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बोला है एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड ऑलवेज इंक्रीजेस। अदरवाइज हमें पता है कि जो वर्ल्ड में जो एनर्जी है वो तो क्या कंजर्व है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये तो हमारा फर्स्ट लाइन बोलता है, तो हम ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी किस लिए बोल दिया, ये बोल दिया उसने इन द फॉर्म ऑफ की जो हमारी एनर्जी थर्मल में जिसका ज्यादा से ज्यादा डायल्यूशन हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा डिस्पर्स हो रही है, इसलिए वो इंक्रीज हो रही है, नेवर डिक्रीज। अब इस एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड की जगह एक वर्ड हम यूज करते हैं, ये एंट्रोपी, यानी कि यहाँ पे थर्मल एनर्जी के रिस्पेक्ट में था तो एंट्रोपी ऑफ द वर्ल्ड। आपको बुक में जनरली एंट्रोपी ऑफ द वर्ल्ड दिखाई देगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग हम वर्ल्ड बोल देंगे, हमारा यूनिवर्स बोल देंगे, जो वर्ड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, वर्ल्ड की जगह एक बेटर वर्ड होगा यूनिवर्स, और इससे बेटर वर्ड है ये एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज नेवर डिक्रीज, क्योंकि एंट्रोपी को हमने इसको दिखाया है, डिफाइन किया डायल्यूशन ऑफ थर्मल एनर्जी। लेकिन बच्चे क्या हुआ, इस लॉ को जनरली हम मिस रिप्रेजेंटेड कर देते हैं या मिस इंटरप्रेट करते हैं। कैसे, हम बोल देते हैं सिंपल ऑर्डिनिंग ऑफ इंक्रीज इन डिसऑर्डर, कि डिसऑर्डर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन डिसऑर्डर इज कॉल्ड सेकंड लॉ। लेकिन नहीं, ये गलत है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो थर्मल एनर्जी अवेलेबल थी उसके अंदर डायल्यूशन हो गया, जब वो ऐसा होगा तब बोलेंगे कि डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो गया। ऐसा नहीं हम डे टू डे लाइफ में अगर हमने बोला कि पहले कॉइन से सारे के सारे हेड थे, अब टेल हमने अगर उनको फ्लिप किया तो कुछ हेड आ जाएंगे, सब कुछ टेल आ जाएंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, डिसऑर्डर आ गया। अगर प्लेइंग कार्ड्स नॉर्मल थे हमारे पास, अगर हमने उनको स्प्रेड किया तो कुछ कलर आएंगे, कुछ बैक साइड आएंगे, तो क्या वो स्प्रेड हो गया। हम डे टू डे लाइफ में अपनी एक्टिविटीज देखते हैं तो बोलते हैं कि हमारा डिसऑर्डर ज्यादा दिखाई देता है कंपेयर टू ऑर्डरनेस से। तो ये जो एग्जांपल है ये एंट्रोपी से लेना देना नहीं है, क्योंकि एंट्रोपी माइक्रोस्टेट्स की हम बात करते हैं और जब एनर्जी की बात करते हैं, उसकी डायल्यूशन की बात करते हैं, तब एंट्रोपी का कांसेप्ट आता है। अदरवाइज जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हमारे पास, वहां पे एंट्रोपी की हम बात नहीं करते। कॉइंस के केस में, कार्ड्स के केस में, हमारी डे टू डे लाइफ के केस में हम एंट्रोपी का यूज गलत करते हैं। तो ये जनरली अगर बोले इंक्रीज इन डिसऑर्डर इज कॉल्ड, क्योंकि डिसऑर्डर तो कॉइंस में भी आ रहा है, तो वो गलत होगा। लेकिन अगर हम बोले गैस मॉलिक्यूल्स का एक्सपेंशन हो गया
तो वहां पे डिसऑर्डर इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, हम देख नहीं सक रहे, क्योंकि वहां पे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात है। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के केस में ही आयंस, एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स के केस में ही हम ये एंट्रोपी का वर्ड यूज करेंगे और वही करेंगे। तो सिंपल अगर हम बोले कि इंक्रीज इन डिसऑर्डर इज सेकंड लॉ बोलते हैं तो ये गलत है। अब इसे पॉइंट हमें इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा हमें पता चल रहा है, जब भी कोई रिएक्शन होगी उसके अंदर एंट्रोपी इंक्रीज होगी तभी होगा, यही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में होता है, एनर्जी का डाइल्यूशन हो जाएगा। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, तो ये कॉन्सिक्वेंस है दैट बिकॉज़ एनर्जी इज देयर, कि वहां पे एनर्जी तो है, एनर्जी का क्या हो गया, डाइल्यूशन हो गया, वो स्प्रेड होगी अमंग एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट। इट डज नॉट मीन इट विल बी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। एनर्जी था, उस एनर्जी का डाइल्यूशन होगा तो अब वो एनर्जी यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल नहीं है। जो एनर्जी डाइल्यूट हो जाएगी वो वहां पे रहेगी, वो खत्म नहीं हुई है, लेकिन उस एनर्जी को हम यूजफुल वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते। तो जो एनर्जी अभी डिस्पर्स नहीं है, जो उसके अलावा जो बची हुई एनर्जी है उसी को हम यूज कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या सेकंड लॉ सिर्फ हमें यही बताता है कि रिएक्शन होगी और किस एक्सटेंट तक होगी वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा डाइल्यूशन हो रहा है थर्मल एनर्जी का या कितना ज्यादा एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे एक वर्ड आ गया एंट्रोपी। तो हम इस एंट्रोपी की डेफिनेशन देखते हैं कि इस एंट्रोपी की क्या डेफिनेशन होगी और इसको एग्जांपल से समझते हैं। एंट्रोपी, हम एंट्रोपी की पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट हमारे पास है एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनियस चेंज। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम कर चुके हैं, हमें पता था कि जितने भी नेचुरल होंगे या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होगा, स्प्रेडिंग एंड शेयरिंग ऑफ थर्मल एनर्जी, ये हम ऐसा डिस्कस कर चुके हैं। तो हम एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, एंड एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ स्प्रेडिंग एंड शेयरिंग ऑफ थर्मल एनर्जी विद इन द सिस्टम। कह रहा है कि ये हमें पता है कि स्पॉन्टेनियस या नेचुरल प्रोसेस में एनर्जी का स्प्रेड हो सकता है और शेयर हो सकता है। तो ये कह रहा है किस, वो जो शेयरिंग और स्प्रेडिंग होगा थर्मल एनर्जी का वो किस डिग्री तक हो रहा है, किस एक्सटेंट तक हो रहा है, कितने एक्सटेंट तक होगा, उसके मेजरमेंट अगर उसको मेजर करें उस एक्सटेंट को तो वो बताता है एंट्रोपी। तो इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ स्प्रेडिंग एंड शेयरिंग ऑफ थर्मल एनर्जी विद इन द सिस्टम। अब बच्चे दो वर्ड याद रखना, स्प्रेडिंग एंड शेयरिंग। आपको याद रखना है कि जब तक अभी हमने माइक्रोस्टेट्स की केस का एग्जांपल किया उसमें हमने एनर्जी का शेयरिंग की बात करी कि जितने भी माइक्रोस्टेट्स होंगे अगर उनका सेम एनर्जी लेवल है तो उनके बीच में क्या होगी, शेयरिंग ऑफ एनर्जी। तो ये शेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, शेयरिंग किसमें होगा, इन इट्स प्रीवियसली इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। यानी कि अब और शेयर हो सकता है कि जो पहले माइक्रोस्टेट एसेसिबल नहीं थी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, अगर वो एसेस हो गए तो हमारे पास और ज्यादा एनर्जी का क्या हो जाएगा, यहां पर शेयर हो जाएगा। तो यहां पे जब हम शेयरिंग की बात करते हैं तो सिस्टम की माइक्रोस्टेट्स की बात करते हैं, और जब हम स्प्रेड की बात करते हैं तो स्प्रेड का क्या हो सकता है, इनटू ए लार्जर वॉल्यूम ऑफ स्पेस। क्योंकि हमने देखा था कि जो माइक्रोस्टेट्स होती हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, एनर्जी पे डिपेंड करती है, फिर हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इसके साथ साथ वो वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो हमारी माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज हो जाती हैं। तो यहां पर अगर हम वॉल्यूम का इंक्रीज, स्पेस इंक्रीज कर देंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें तो वहां पर एनर्जी का क्या होगा, स्प्रेड, शेयरिंग होगी उनकी माइक्रोस्टेट्स के बीच में और यहां पे स्प्रेड हो जाएगी इनटू लार्जर वॉल्यूम। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर हम बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं इट इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच एनर्जी इज डिस्पर्स्ड इन द यूनिवर्स। ये बोल रहा है कि किस एक्सटेंट तक एनर्जी यूनिवर्स में डिस्पर्स हो गई है। अभी हमने पहले किया था कि जो हमारे पास सेकेंड लॉ का जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो होता है कि एनर्जी तो होती है, जो एनर्जी स्प्रेड हो गई या शेयर हो गई वो यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल नहीं होती है। तो यहां पर वो बोल रहा है कि कितनी एनर्जी डिस्पर्स हो गई है हमारी यूनिवर्स में, यानी कि जिससे हम यूजफुल वर्क नहीं कर सकते, एक वर्क ही नहीं कर सकते, उसका जो एक्सटेंट होगा, उसका जो मेजरमेंट है वो कौन बताएगा, एंट्रोपी। जैसे कुछ रिएक्शंस हमारे पास कभी कभी हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो एंट्रोपी वो डिक्रीज हो रही है, लाइक इन फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। अगर किसी भी लिक्विड को हम फ्रीज करें तो ऐसा लगेगा कि एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं और प्रेसिपिटेट बन गए तो लगेगा कि एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। लेकिन बच्चे एक ध्यान देना, बट क्या हो गया, हमारे पास सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स आता है, सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दे तो हमारा क्या बनेगा, यूनिवर्स। जैसे फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड हुआ तो जो
अब जो सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो क्या है, डेल्टा एस सिस्टम लिखते हैं। एंट्रोपी डेल्टा एस का मतलब होता है ये एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, ये क्या डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। इन दोनों को हम ऐड कर देते तो बनता है डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज ऑफ, यानी कि टोटल, यानी कि एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। तो बोला कि जब फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड होगा तो हमारे, जब वो लिक्विड फ्रीज हो गया तो एंट्रोपी सिस्टम की तो डिक्रीज हो गई है, जो हमारा सिस्टम था उसकी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन उसने एनर्जी किसको दे दिया, सराउंडिंग को, क्योंकि फ्रीज कब हो सकता है, जब हमारे पास ये वाटर था, इस वाटर को अगर हमें फ्रीज करना है, अगर हम फ्रीज करेंगे बच्चे तो क्या होगा, फ्रीज करने के लिए हमें सॉलिड स्टेट में ले जाना पड़ेगा। अगर ये फ्रीज होगा तो इसके अंदर से हीट निकलेगी बाहर, हमें हीट किसको रिलीज करनी पड़ेगी, नेगेटिव साइन दिखाएंगे कि रिलीज हो गई, और ये कहां पे जाएगी, सराउंडिंग में। हमें इसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और टेम्परेचर कम तभी हो सकता है जब इसके अंदर से हम हीट निकाल दें, और कहां चली जाएगी, सराउंडिंग में। अब हीट किसको मिल गई, सराउंडिंग में, और सराउंडिंग में आगे तो इसका मतलब हमारी सराउंडिंग के अंदर जो सराउंडिंग की माइक्रोस्टेट्स हैं उनमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो माइक्रोस्टेट्स पहले एसेसिबल नहीं थी वो क्या हो जाएंगी, एसेसिबल। तो ओवरऑल हम क्या वो देखते हैं, इसके अंदर ये इंक्रीज, फिर हम जब टोटल देखेंगे तो ये जो डिक्रीज होगा उससे ज्यादा ऑलवेज क्या दिखाई देगा, ये इंक्रीज। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही होगा। अगर हमारी एंट्रोपी चेंज या माइक्रोस्टेट्स डिक्रीज हो रही थी, जिसके अंदर एनर्जी क्या हो रहा था, शेयरिंग हो रहा था, सिस्टम में डिक्रीज हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे सराउंडिंग की इंक्रीज हो जाएगी, तो ओवरऑल हमें नेट चेंज क्या दिखाई देगा, पॉजिटिव। तो ये मैटर करता है, इट काउंट्स टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम और टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स और वर्ल्ड काउंट्स, या इट मैटर्स। यही चीज मैटर करती है, हम केवल सिस्टम की एंट्रोपी को कंसीडर नहीं करते। क्यों, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो वो एक्सचेंज कर सकते हैं एनर्जी। अब किस किस के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, हमने 6 पॉइंट्स किए थे, तो जिसके अंदर से हमारा थर्ड पॉइंट था कि वो आपस में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। सेकंड, वो सिस्टम के साथ भी कर सकते हैं, जो वॉल से हमारे पास सिस्टम जो पूरा का पूरा जिसमें हमने वो क्लोज बना रखा है। थर्ड, वो साथ के साथ वो सराउंडिंग के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि हीट सिस्टम से बाहर भी जा सकती है और वो सराउंडिंग से हीट ले भी सकते हैं। तो ओवरऑल जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो कितनी एनर्जी डिस्पर्स हो गई, ये ऐसे बोलेंगे इन द यूनिवर्स, और हमें ऐसा बोलेंगे, या फिर हम अगर बोलें कि मेजरमेंट ऑफ क्या, स्प्रेडिंग एंड शेयरिंग ऑफ थर्मल एनर्जी, इस तरीके से। तो अब हम एंट्रोपी को समझते हैं। देखो एंट्रोपी का हमने 2-3 एग्जांपल लिए कि एंट्रोपी कैसे इंक्रीज हो रही है, ये तो डेफिनेशन होगी एंट्रोपी की, जो हम एग्जैक्ट बोले। अगर हम बोलें एंट्रोपी को इट इज इंक्रीज इन रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, तो ये गलत होगा जनरली, क्योंकि वो इसलिए गलत हो जाता है बच्चे, क्योंकि जब हम बात करते हैं एंट्रोपी की तो हम मोलिकुलर लेवल पे करते हैं, मोलिक्यूल्स के लेवल पे करते हैं, जब हमारी एनर्जी का क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। देखो एग्जांपल, अगर हम एक सिस्टम या एक प्रोसेस लिए, हमने लिखा है सिस्टम और प्रोसेस, यहां पे लिखेंगे सोर्स ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज, किसकी एंट्रोपी इंक्रीज किस लिए हो रही है। अगर सबसे पहले हमने डेक ऑफ कार्ड या कॉइन्स लिया, उसको टॉस अप कर दिया, हमने फ्लिप कर दिया कार्ड्स या कॉइन्स को, तो यहां पर नथिंग टू डू विद एंट्रोपी, यहां पे एंट्रोपी का कोई लेना देना ही नहीं है। यहां पे डिसऑर्डरनेस होगा, यहां पे रैंडमनेस इंक्रीज हो गई, डिसऑर्डर इंक्रीज हो गया, हमने डिसऑर्डर को ही एंट्रोपी बोला हुआ है कि जो इंक्रीज इन एंट्रोपी होगा इसका मतलब वहां पे डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो गई है, वहां पर स्प्रेडिंग और शेयरिंग ऑफ थर्मल एनर्जी हो जाएगा। लेकिन यहां पे तो ये इनका एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो एज दे कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी, तो डिसऑर्डर तो बढ़ेगा, लेकिन यहां पे एंट्रोपी का कोई रोल ही नहीं है, एंट्रोपी वाली टर्म ही नहीं आ सकती है। सेकंड क्या किया, अगर हमने आयरन ब्लॉक लिया या कॉपर ब्लॉक लिए, एक हाई टेम्परेचर पे एक लो पे था, फिर हम लोगों ने दोनों को किस में ला दिया, कॉन्टैक्ट में लाए, तो अब क्या हो रहा है कि यहां पे क्या होगा, जब कॉन्टैक्ट होगा तो हीट फ्लो होगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। हम ऐसा ही देखते हैं, हमने बोला कि कोल्ड से हॉट नहीं जा सकता, इट इज नॉट प्रोबेबल, वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको अभी मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करके देखते हैं। अभी देखो, तो आयरन ब्लॉक में जब कॉन्टैक्ट में लाया तो होगा क्या, कह रहे कि ये जो आयरन ब्लॉक जो हाई टेम्परेचर पे था, इसमें मोर एनर्जी लेवल पॉपुलेटेड थे, क्योंकि यहां पे हाई टेम्परेचर था, तो जो मोर नंबर ऑफ हायर एनर्जी की जो माइक्रोस्टेट थी वो भी एसेसिबल हो सकती थी। लेकिन क्या हुआ, जो ये ब्लॉक लो टेम्परेचर पे है, इस पे जो माइक्रोस्टेट्स थी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एम्प्टी थी, उसमें केवल लो एनर्जी वाली माइक्रोस्टेट ही क्या थी, एसेसिबल। तो क्या होगा, हीट फ्लो होगी, कब तक होगी, अंटिल इक्वल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आर पॉपुलेटेड इन टू ब्लॉक्स। इसमें ज्यादा माइक्रोस्टेट पॉपुलेटेड थी, इसमें ज्यादा माइक्रोस्टेट्स एम्प्टी थी लो टेम्परेचर की वजह से, तो कह रहे कि हीट फ्लो होगी until equal number of microstates populated
becomes populated in two blocks as cooler block has more number of unoccupied microstates. तो यही रीजन होता है कि इसलिए ऑलवेज हाई टू लो हीट फ्लो होती है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के अंदर क्या हो जाए, शेयरिंग हो जाए हमारी एनर्जी का। यही डायरेक्शन होती है स्पॉन्टेनियस चेंज की या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की और या नेचुरल प्रोसेस की। इसलिए हीट हॉट टू कोल्ड फ्लो होती है, क्योंकि यहां पर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या थी, पॉपुलेटेड था। तो यहां से यहां पे जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर हीट लो से हाई पे जाएगी तो वहां पे तो और माइक्रोस्टेट एसेस ही नहीं कर सकता, इसलिए ऑलवेज हाई टू लो। या फिर हमने क्या बोला, एक और ऐसा और रीजन बोल देते हैं क्या, क्योंकि हमने बोला था कि जो एंट्रोपी है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, या ये किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे भी डिपेंड करती है। अभी तक हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर और वॉल्यूम के ऊपर देखा था, तो ये क्वांटिटी पे भी मैटर करती है। अगर मेरे पास अगर 40 डिग्री सेल्सियस एक कॉपर ब्लॉक है जिसका 50 ग्राम है टोटल वेट, उसके अंदर 50 डिग्री सेल्सियस पे, और ऐसी 100 ग्राम कॉपर था जिसके ऊपर क्या था 50 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर है, तो कह रहा है कि इसके अंदर जो एंट्रोपी होगी वो ट्वाइस एंट्रोपी होगी। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे लार्जर पीस ऑफ कॉपर कंटेन ट्वाइस एज मच एज मेनी क्वांटाइज एनर्जी लेवल एबल टू कंटेन द थर्मल एनर्जी। कि जो यहां पर हमारे पास जो एनर्जी लेवल होंगे 50 के अंदर, तो यहां पर अगर हमने बोल दिया कि 50 के अंदर 50 ग्राम के अंदर अगर 50 एनर्जी लेवल थे, तो उतने ही वॉल्यूम के अंदर हमारे पास यहाँ पे कितने होंगे, 100 क्वांटाइज एनर्जी लेवल होंगे। अगर 100 हो गए तो वहां पे जो अरेंजमेंट्स होगी वो ज्यादा होंगी। अगर ज्यादा अरेंजमेंट होगी तो ज्यादा शेयरिंग होगी। अगर ज्यादा शेयरिंग होगी तो हमने क्या बोला, हमारी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये इसी के साथ था हमारे पास। तो अब एक और चीज आ गई थी कि ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे भी डिपेंड करता है, क्या, हमारा एंट्रोपी या माइक्रोस्टेट्स। फिर क्या किया, अगर हमने एक एग्जांपल, 1 मोल ऑफ H2O इज हीटेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 1 मोल वाटर को हीट कर दे 1 डिग्री सेल्सियस से, तो क्या रीजन होगा भाई, उसका क्या रीजन होगा एंट्रोपी इंक्रीज होने का। तो हमने क्या बोला बच्चे, द इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी मेक्स एडिशनल माइक्रोस्टेट एक्सेसिबल बाय ए फैक्टर ऑफ 10⁻23 जीरोस। यहां पे अगर मैं 23 जीरो लगा दूं, 1 ऐसे 10000, तो ये 23 जीरो। तो कह रहा है 1 डिग्री राइज करने से हमारे पास कितनी माइक्रोस्टेट और एसेस हो सकती हैं, जिसके अंदर एनर्जी का क्या हो जाएगा, वो इतनी हो जाएगी 10⁻23 जीरोस। और इसके लिए हमें अगर हम निकालना चाहें तो हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, कि अगर 1 मोल के लिए भी निकाले तो हम निकाल नहीं सकते बच्चे नॉर्मल। तो ये तो 1 डिग्री किसके लिए था, जब 1 डिग्री सेल्सियस हमने इंक्रीज कर दिया, तो उससे इतना ज्यादा हमारी माइक्रोस्टेट्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। उसके बाद क्या हुआ, अगर हम बोलते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस मिक्स, हमारे पास 1 लीटर एक वॉल्यूम, 1 लीटर के अंदर गैस थी, फिर 1 लीटर कंटेनर और गैस थी। अगर दोनों को मिक्स कर दे तो क्या होगा, दोनों गैस ए और बी एक दूसरे में क्या हो जाएंगी, डिस्पर्स। यानी कि अब ए गैस भी 2 लीटर में आ गई, बी गैस भी 2 लीटर में आ गई। तो क्या ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जो थर्मल एनर्जी थी इन ईच इज नाउ स्प्रेड ओवर ए लार्जर वॉल्यूम, कि दोनों की दोनों ज्यादा वॉल्यूम में हो जाएंगी। ज्यादा वॉल्यूम में तो माइक्रोस्टेट ज्यादा, माइक्रोस्टेट ज्यादा। तो हमने यही बात की थी कि जो एनर्जी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा इनटू ए लार्जर वॉल्यूम, क्योंकि पहले ये 1 लीटर इतना था, ये दूसरा कंटेनर इतना है, अगर दोनों का ऐड कर दूं तो इतना हो जाएगा। तो जो पहले ए गैस थी वो पहले इतने में थी, अब ये सारी ए गैस इतने में हो जाएगी। ऐसे ही बी भी इतने में ही हो जाएगी हमारे पास। तो इसलिए अब हमारे पास जब मॉलिक्यूल्स की हमने बात की, एनर्जी की बात की, स्प्रेडिंग और शेयरिंग की यहां पर हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया, एंट्रोपी। फिर क्या हो गया हमारे पास, 1 मोल ऑफ H2 इज प्लेस्ड इन कंटेनर एंड हीटेड टू 3000 केल्विन। अब हमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया, उसको हमने हीट किया, तो क्या बोला कि इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, होगी तो क्यों होगी, तो क्या बोला, क्योंकि जब हम हीट करेंगे इस टेम्परेचर तक तो सम ऑफ द H2 डिसोसिएट, सम मॉलिक्यूल्स H2 के डिसोसिएट हो जाएंगे। अगर पहले 1 मोल था H2 तो ये डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, 2H, तो हमें कितने मिलेंगे, 2 मोल्स। तो अब हमारे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए, तो क्या होंगी, अब मोर माइक्रोस्टेट्स एक्सेसिबल हो जाएंगी किसके अंदर, हमारे पास 2 मोल्स या प्रोडक्ट की साइड, इसलिए हमारा ये रिएक्शन डिसोसिएट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं रिलेशन एंट्रोपी और डिसऑर्डर का क्या रिलेशन है, कि एंट्रोपी और डिसऑर्डर, हमने इंक्रीज इन डिसऑर्डर को ही एंट्रोपी बोला है, इंक्रीज इन शेयरिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ थर्मल एनर्जी को ही हमने एंट्रोपी बोला है। तो जनरली क्या है, जब हम एंट्रोपी की बात करें बच्चे, तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए टर्म डिसऑर्डर। It is better to avoid term disorder while discussing entropy. Generally books में ये लिखा होता है increase in disorder और randomness is called entropy. तो अरे randomness और entropy तो यहाँ पे coins और कार्ड के केस में भी तो हो गया था,
अब चेयर्स है रूम के अंदर, स्टूडेंट अगर कोई टीचर है तो स्टूडेंट नॉर्मली एक एक डेस्क पे एक बैठा है, लेकिन जैसा ही टीचर चला जाएगा तो क्या होगा, इकट्ठे बैठ जाएंगे, इरेगुलर बैठेंगे। तो इसका मतलब वहां पे जो पहले ऑर्डरनेस थी वो किसमें होगी, डिसऑर्डर। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि वो डिसऑर्डर होगी तो वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, क्योंकि वो स्टूडेंट एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो वहां पे एंट्रोपी का कंसेप्ट नहीं लग सकता। लेकिन डिसऑर्डर तो हो गया, तो एंट्रोपी का कंसेप्ट हम तभी लगा सकते हैं जब एनर्जी का क्या होगा, एक्सचेंज। तो इसलिए हमें जनरली एंट्रोपी वर्ड यूज करेंगे तो उस टाइम पे डिसऑर्डर अवॉइड करना चाहिए, यही अभी मैंने बोला था, बिकॉज एंट्रोपी अप्लाइज टू मोलिकुलर लेवल सिस्टम कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग थर्मल एनर्जी विद सराउंडिंग। क्योंकि ये सराउंडिंग अब इसलिए लिखे बच्चे क्योंकि वो अपने आप तो कर ही सकते हैं, ये तो हम बात ही कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जो मोलिकुलर लेवल, जो मोलिक्यूल से वो क्या है, कैपेबल होंगे किसके साथ, इवन एक्सचेंजिंग थर्मल एनर्जी, अपनी माइक्रो स्टेट में तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ किसके साथ, सराउंडिंग। क्योंकि हम यही पढ़ते हैं इधर जो एनर्जी होगी वो सराउंडिंग के साथ कैसे एक्सचेंज हो सकती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्क। क्योंकि जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग वो दो ही फॉर्म में हो सकता है। तो यही वो बात कर रहा है कि वो थर्म एक्सचेंज होगा किसका, थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा वहां पर, यहां पर। फिर हम बोलते हैं कि ऐसे ही हमने देखा था कि जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम थे, जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम थे हमारे पास, उनके अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक पर्टिकुलर कौन सी स्टेट आएगी, कौन सी मैक्रो स्टेट आएगी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर, तो वहां पर जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी उसके होने के चांस ज्यादा थे। ऐसे हमने गैस के केस में किया था कि हमने देखा था कि अगर हम गैस की या मॉलिक्यूल्स की बात करते तो हम केवल एक ही मैक्रो स्टेट की बात करते जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगी, माइक्रो स्टेट्स। तो अब हम रिलेशन देखते हैं, देखो माइक्रो स्टेट्स और एंट्रोपी का। तो ये बोलता है कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है, ये नेचुरल लॉग हो गया। तो कह रहा है कि जैसे जैसे माइक्रो स्टेट्स बढ़ेंगी हमारी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी सिस्टम की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जनरली हम एंट्रोपी अभी सिस्टम की देख रहे हैं, अदरवाइज जो एंट्रोपी मैटर करती है वो किसकी करती है। अगर हम देखते हैं कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी तो हम देखते हैं उसके अंदर हमारी जो टोटल एंट्रोपी वो इंक्रीज हो रही है या नहीं। बेशक से उसमें सिस्टम की डिक्रीज हो जाए लेकिन सराउंडिंग की क्या होनी चाहिए, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए ताकि ये वर्ड कैसा हो जाए, पॉजिटिव। तो यहां पे क्या बोला, अगर हम सिस्टम की देखें तो क्या हुआ, केवल अब सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहां पे माइक्रो स्टेट जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएंगी ये एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एज द नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट्स इंक्रीज, ये वर्ड ऑलवेज रखना है, एसेसिबल बच्चे। माइक्रो स्टेट्स होंगी जो एसेस हो सकती हैं तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें दो सिस्टम है हमारे पास 1 और 2, एक की एंट्रोपी S1, उसके अंदर एसेसिबल माइक्रो स्टेट कितनी थी, ये इसमें Δ1, फिर S2 Δ2। तो ये क्या, अगर सिस्टम को दोनों को हम ऐड कर दें तो टोटल एंट्रोपी तो S1 प्लस S2 होगी, लेकिन जो माइक्रो स्टेट्स हो जाएंगी वो बहुत ज्यादा इनका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चे। अगर हम क्या बोलते हैं 1 मोल ऑफ गैस के लिए अगर हम माइक्रो स्टेट निकालने की कोशिश करें 1 मोल ऑफ गैस के लिए, तो जो उसका आंसर आता है वो आता है 10⁻24 इतनी माइक्रो स्टेट्स निकलती हैं हमारे पास फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस। और ये हम नॉर्मली नहीं निकाल सकते, इसके लिए भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये बुक से मैंने लिखा है, तो ये आंसर आएगा हमारे पास। तो क्या है, इतनी ज्यादा होती हैं, तो हम गैस के केस में केवल एक ही स्टेट की बात करते हैं, मैक्रो स्टेट की, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगी, माइक्रो स्टेट्स होंगी, और बाकी सभी को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो अब हम यहां पे देखते हैं, हम प्रोबेबिलिटी के साथ इसका एक दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखते हैं कैसे आएगा हमारे पास, एग्जांपल्स करते हैं अभी यहां पर।